अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हमने सोचा एक रिमाइंडर दें आप सबको। आपको पता है बहुत से लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, घर पे भी मदद के लिए ज़रूरत होती है लोगों की, चाहे आपका स्टाफ हो घर पे मदद करने के लिए या आपकी गाड़ी में आपका साथ देने के लिए कोई और शख्स या ड्राइवर वगैरह आपने रखना हो। जस्ट अ रिमाइंडर कि प्लीज़ जब भी आप किसी नए शख्स को, नए एम्प्लॉय को हायर करें, प्लीज़ उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा लिया करें और उनका शनाख्ती कार्ड और जो भी आप दस्तावेज़ हासिल कर सकें वो ज़रूर अपने पास तस्दीक करा के रखा करें और फिर किसी को घर में घुसाएं। मतलब ये तो बड़ी ओल्ड प्रैक्टिस है, लेकिन हम आपको रिमाइंडर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आए दिन कोई नया किस्सा हम सुनते हैं। और ये किस्सा जो हम आपको भी बता रहे हैं ये तो भाई के घर में ही हो गया, जहाँ 2 दिन पहले एक मेड रखी और दूसरे दिन ही उसने चाय में पता नहीं क्या घोल के पिलाया, पूरा घर जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था और वो चीज़ें लूट के चली गई। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यस, मतलब इतनी से चीज में जनरली मैं एक बात बताऊं, ऑफ कोर्स दैट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन पीपल आर जनरली वेरी ट्रस्टिंग। और किसी को आप रख लें, किसी के रेफरेंस से भी कोई आया हो या फिर कोई आपको वैसे जनरली ठीक बंदा लग रहा हो कि क्या इसकी वेरिफिकेशन करना बिल्कुल ठीक है, नीडी है, 1000 किस्म की चीजें दिमाग में आ जाती हैं और आप रख लें, बट नॉट रियली, नॉट इन दिस डे एंड एज, क्योंकि आप डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। क्योंकि हम सबको पता है कि हम लोग ना बहुत डेस्परेट हुए हुए होते हैं इन सिचुएशंस में। अगर आपकी हाउस हेल्प नहीं आपको मिल रही है या आपको नहीं पता कि आपका एक सिलसिला चल रहा था, कोई भी मसला हो गया और आप के पास अभी कोई मदद नहीं है, आप डेस्परेशन में आके ये इक़दाम उठाते हैं कि बस जो भी आएगा उसको हायर कर लें। प्लीज़ ऐसा ना करें। कितनी बार हुआ है, कितनी बार हमारे साथ हुआ है कि जी हमारे पास आईडी कार्ड नहीं है और बनने गया हुआ है या फिर बेफॉर्म नहीं था, या कल ला देंगे और यहाँ पे भी लाएंगे। भाई वो कल परसों लाएंगे ना तो खुद भी कल परसों ही आएंगे। यहाँ पे भी यही केस था। किसी को ये मार्जिन ना दें कि वो काम शुरू कर दें आपके घर विदाउट एनी पेपर वर्क। मतलब आप अपने दिल में तो थोड़ी सी तसल्ली करें ना कि जिस बंदे को मैंने रखा है, डिस्पाइट ऑल द रेफरेंसेस और व्हाटएवर इट इज, आपको दया आ गई थी उस पर या व्हाटएवर इट इज, पेपर वर्क पूरा नहीं होगा तो आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं। और इसी तरह उसके बाद आप नहीं पकड़ सकते। अगर मालिक मकान है और आपने दुकान या घर वगैरह किसी को किराए पे देना है, किराएदार की भी सेफ्टी है इसमें, तो आप वो किराया नामा जो है पुलिस किसी थाने में जाके उसको वेरीफाई करा लें और उसको ज़रा बेसिकली इंदराज करा लें उसका। सो आगे की लीगैलिटीज़ में जो है ना आपको आसानी होती है। एनीवे, सो दिस इज समथिंग, क्योंकि हमने अभी किस्सा एक हम डिस्कस कर ही रहे थे तो वी थॉट कि आप लोगों को सबसे पहले हम वार्न कर दें, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डू। अच्छा जी, अब बहुत कुछ हो रहा है वैसे तो कराची में, तो एक और ट्रैफिक हादसा हुआ, वही हैवी ट्रैफिक वाला हादसा हुआ। मोटरसाइकिल सवार इसकी जद में आया, कल रात ही हुआ है। जेल चौरंगी के फ्लाईओवर पर डंपर मोटरसाइकिल की टक्कर से एक शख्स जहाँ बहक हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी है। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया। दूसरी तरफ कराची का ही एक और मामला जो अब हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की। जी बिल्कुल, मतलब बहुत ही दर्दनाक किस्म का केस है और रोज़ इसमें कोई नई चीज़ डेवलपमेंट एक होती है और ये जो केस है इसमें इंसाफ मिलता है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन कदर तसल्ली बख्श चीज़ ये है कि तहकीकात अब वाज़े रुख पर चल निकली हैं। ये फायर जो हम दिखा रहे हैं, ये पहले हम जरा बता दें कौन सी फायर दिखा रहे हैं ताकि हम वही जो 5 टैंकर्स को जेल चुरंगी पर हादसे के बाद जो आग लगाई गई थी, ये वो वाकया था और ये मुस्तफ़ा का घर है। जियो की टीम गई भी, काशिफ गए भी, उन्होंने पूरा सर्वे किया, वो दिखाया जो खुफिया कमरा बनाया हुआ था। कत्ल के जो मुलजिम है ना अरमगान, उसका जिस्मानी रिमांड इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने क्यों ना दिया, ये बड़ा सवाल है। सिंध हाई कोर्ट ने केस का तमाम असल रिकॉर्ड आज तलब कर लिया है। अदालत ने कल मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त भी मंजूर कर ली है और मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया गया है। तो दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी हैपनिंग, इट्स अ वेरी बिग केस नाउ। मुतासरा ख़ानदान को अब उम्मीद होने लगी है कि शायद इंसाफ मिल ही जाए। जी, जब से AVCC के पास आया बहुत पेशरफ्त हुई है, सारी चीज़ें एक्सपोज्ड हो गई हैं। मेरा बच्चा मतलब उसका रिकवरी हो गई है एक तरह से, तो ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, इस लिहाज से मुतमईन हूँ कि चलो कुछ हुआ है। अपने आप को ये लोग छुपाने के, उस बचाने के लिए उस बच्चे को जो है ना बदनाम कर। अरमगान एज सच किसी का भी दोस्त नहीं है। आप पूरे इस डिफेंस के एक क्राउड में पूछेंगे तो अरमगान का ऐसा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह करे मुझे बेटे को इंसाफ मिले, मैं बिल्कुल फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दे हैव टेकन नोटिस ऑफ इट।
शायद इसी वजह से सब चीज़ें लाइंड अप हो गई मेरी। वालिदैन पे आप सोचें कि क्या वक्त है ये, मतलब वो अपना पूरा टाइम जो है वो इस चीज़ में सर्व कर देते हैं कि वो दुआ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि उनकी खैरियत हो, बीमार ना हो, उनकी अच्छी ज़िंदगी हो, उनके नसीब अच्छे हो। और फिर मतलब एक आज कोई ऑफ किस्म की दोस्ती में बच्चा फंस जाए तो ये अंजाम भी हो सकता है। इट इज़ आई वाज जस्ट लुकिंग एट द मदर और द कंपोजर जो इस माँ का है, ये कमेंडेबल बात है। बड़ी माहिम्मत खातून है, जवान बच्चा, मतलब एक बच्चा पैदा होता है, अब पहले घंटे से हिसाब लगाए ना, एक रील घूम जाएगी कि पहले घंटे से लेकर और उसको जवान करने तक कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत और कितनी एफर्ट और कितनी मोहब्बत और कितना लगाव और कितना अपने आप को मारना एट टाइम्स और अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करना कि बच्चों को आँच ना आए, बच्चे सुकून से रहें, ख़ुद गर्मी में भी बैठेंगे, सर्दी में भी बैठेंगे, बच्चे के लिए जो टेम्परेचर ठीक है बस वही रहेगा, मतलब हर चीज़ एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम। अच्छा, हमने आगे और भी बात करनी है इस केस के हवाले से, लेके एक चीज़ बार बार हम रिपीट कर रहे हैं और दोबारा कहते चले कि अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें। यू शुड नो कि उनके दोस्त कौन है, बल्कि आई विल गो एज फार एज टू से कि उन दोस्तों के वालिदैन से दोस्ती करें ताकि वो एक फैमिली यूनिट बन जाए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास हो, सारे एक दूसरे को जानते हो। और बच्चियों पे तो नज़र ज़रूर रखें अपनी, जो कि हमारा बड़ा शौक है कि जी अपनी बच्चियों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं। लड़कों पे रखें, लड़कों पे ज़्यादा रखें, किससे मिल रहे हैं, दैट कैन हैव। लड़कियों ने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएंगी, ज़्यादा तो अपने माँ बाप को तंग करके घर से भी नहीं छोड़ के जाएंगी अगर माँ बाप नहीं चाहते। लड़के निकल जाते हैं एंड देन यू डोंट नो कि उनके दोस्त कौन है। तो एनीवे ये एक रिमाइंडर आपको मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के घर जियो न्यूज़ पहुंचा और वहां कुछ और ही मनाजिर थे। ख़ैबान मोमिन में मुल्ज़िम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ियां, ऑटोमेटिक गेट, दीवारों पर गोलियों के निशानात साफ नजर आ रहे हैं। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी थे। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना हुआ था, वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब थे, बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर मशकूक थी, मतलब अजीब ही सूरत हाल वो थी। सॉफ्टवेयर हाउस जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली कॉल सेंटर था ना, कॉल सेंटर था। हैरान कौन बात यह है कि पुलिस पार्टी इस मामले को छुपाती रही। बाद में अगरचे 2 एहलकार मुअत्तल किए गए, लेकिन ये केस इससे कहीं आगे का नजर आ रहा है। मुल्ज़िम अरमगान की दीदा दलेरी का ये हाल था कि 8 फरवरी को मुल्ज़िम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मतलब ये एक पूरा अलग केस है। मतलब आप केसेस की लिस्ट देखें कि गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाना, किसी का अगवा करना, कत्ल करना, इंसदादे दहशतगर्दी का वो केस है, दहशत फैलाना, उसके बाद घर के अंदर से फायरिंग हो रही है, उसके बाद घर के अंदर से पुलिस एहलकारों पे फायरिंग हो रही है, कातिलाना हमला जिसे कहते हैं। वो जख्मी अस्पताल में दाखिल पड़ गए। मुतासरा ख़ानदान का बार बार कहना है, इसके बावजूद मुतल्लिका पुलिस ने मुस्तफ़ा की बाजियाबी में दिलचस्पी नहीं ली थी। उनका मतलब केस तो कब का रजिस्टर हुआ हुआ था। मुस्तफ़ा केस में अदालती कार्रवाई का आज एक और अहम दिन है। पुलिस को अपना सिर्फ इस केस में कोई कमज़ोरी नहीं दिखानी है, बल्कि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ भी फराहम करना है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है, अब आप छुपाया नहीं जाता। पहले तो ज़रा उसको डिले किया जा रहा था ना, नॉट एनी मोर। काशिफ मुश्ताक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची, हमारे साथ हैं। काशिफ, ये भी बात करनी है अरमगान और मुस्तफ़ा वाले केस की, लेकिन पहले तो उस डंपर का बताएं कि वो जो रात को हादसा हुआ है वो एग्जैक्टली क्या हुआ और उसके बाद कौन सा क्राउड था जो इतना ज़्यादा भड़क उठा कि उन्होंने आग लगा दी वाटर टैंकर्स वगैरह को, ये डिटेल दें। देखिए हुमा अब्दुल्ला, कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। अब ये हादसात नहीं रहे, क्योंकि इस हवाले से बाकायदा हिकमत अमली अपनाई गई और उसके बाद मुख्तलिफ़ मकामात पर पिकटें लगाई गई और इनके टाइम मुख्तस किए गए। उसके बावजूद शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हमें डंपर्स नज़र आते हैं। जेल चौरंगी के करीब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इसी तरह का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ। मोटरसाइकिल सवार को जो है वो वाटर टैंकर की जानिब से टक्कर हिट मारी गई और उसके बाद जो है वो जांबाक हो गया। जो वाटर टैंकर का ड्राइवर है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया। मुश्तिल अफराद वहाँ पहुँचे और 5 वाटर टैंकर्स को वहाँ जो है वो आग लगाई गई है। अब तक इस वाक़े का मुकदमा जो है वो नहीं दर्ज किया गया है। पुलिस हुकाम से हमारी बात हो रही है, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और टैंकर्स को भी जो है वो अपनी तहवील में लिया है। लेकिन जो मुश्तिल अफराद ने 5 टैंकर्स को आग लगाई है उसका भी रद्द अमल सामने आ रहा है और शहर में पानी की शॉर्टेज भी इस हवाले से हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। उसके बाद टैंकर्स की जानिब से भी जो है ये हादसात होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, फिर मुश्तिल लोग इनको आग लगाते हैं, फिर ये वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं और शहर का एक बड़ा हिस्सा पानी से महरूम हो जाता है।
एक पूरा निज़ाम है, ये एक चेन है जो चल रही है, पहले भी हुआ, फिर नॉर्मलाइज हुआ, फिर अब ये वो शुरू हो गया है। ये पांचों टैंकर क्या एक ही मकाम पे थे? मतलब इतने ज्यादा टैंकर एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, क्या हो रहा था? और एक सवाल और काशिफ, कि अगर एक्सीडेंट जो हादसा है वो एक डंपर के साथ हो रहा है तो ये वाटर काशिफ कह रहे हैं टैंकर ने टक्कर मारी है या डंपर ने टक्कर मारी है? दो मुख्तलिफ चीजें हैं, बाय द वे हम आपको बता दें जी। देखिए, ये वाटर टैंकर ने टक्कर मारी और उसके बाद वाटर टैंकर ही वहाँ जो मौजूद थे 5 एक साथ जो है वो खड़े हुए थे, उन तमाम तर वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। इस हवाले से भी चेक किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की जा रही है। आपको बताएं कि वाटर टैंकर के लिए शहर में कोई टाइम मुख्तस नहीं किया गया, चूँकि ये इमरजेंसी ड्यूटी में आता है, शहरियों को पानी फराम करते हैं। इसी तरह जो मेडिसिन की टैंकर्स हैं या फिर फ्यूल के हैं, उन्हें जो है वो अलाउ किया जाता है। जो डंपर्स हैं उनके लिए मुख्तस टाइम रखा गया है, लेकिन शहर में डंपर्स भी जो है वो हमें मुख्तलिफ मकामात पर नज़र आते हैं। जब हम मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि डंपर शहर के, ये भी इत्तलात है कि ये टैंकर रेस लगा रहे थे, इसकी तस्दीक हो सकी है किसी चीज से, किसी ऐनी शाहिद से, या किसी फुटेज से? लगा रहे थे तो वो हादसा हुआ। हाँ, ये आपका कि ये रेस लगा रहे थे, अदरवाइज 5 टैंकर एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्या मतलब कोई ग्रुप था, ये क्या था? देखिए, ये टैंकर वहाँ मौजूद थे और अमूमन जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर जो ये टैंकर्स के ड्राइवर है, जब हम इनसे बात करते हैं तो इनकी जानिब से ये लॉजिक सामने आती है, जैसे कि एडिशनल आईजी कराची ने भी कहा कि इनकी हाइट ज़्यादा होती है, एक तो ये मसला, दूसरा जब ये इनमें पानी लोड होता है तो ये इसमें लचक ज़्यादा होती है, लचक की वजह से जो है वो ब्रेक नहीं लग सकती है। ये भी जो हादसा है वो जेल चौरंगी के ब्रिज के ऊपर पेश आया, तो ब्रिज जब डाउन हो रहा था इसी दौरान जो है वो मोटरसाइकिल सवार सामने आए हैं, तो इस दौरान ये हादसा रिपोर्ट हुआ है। शहर में अब तक 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसी तरह डंपर्स के वाटर टैंकर से और दीगर हादसात में जो है वो जांबाक हो चुके हैं और 1400 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है, बार बार बयानात दिए जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर पिकटें लगाई गई और इनको न सिर्फ चेक किए जा रहे हैं बल्कि इनके लाइसेंस भी जो है उनके हवाले से भी बातचीत चल रही है। अच्छा काशिफ, ये सियासी इशू भी बन गया। नया हादसा जी काशिफ, एवर सिंस वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, हम जरा नोटिस में क्या लाना था, इतनी हलाकतें हो रही हैं तो नोटिस में तो चीज़ आई जाती है, वैसे ये ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब वी वुड थिंक कि अगर कोई टाइम बाउंड कर दिया है, एक बार लगा दिया है इन द सेंस कि रात को किस टाइम पे इनके ट्रैवल करने के औकात हैं, सुबह 6 बजे के बाद नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, हम ज़्यादा ये केसेस सुनना स्टार्ट हो गए हैं। कोई पाबंदी जो लगाई गई है उस पर भी कोई कर रहा है अमल कि जी 6 बजे के बाद डंपर्स वगैरह और ये हैवी ट्रैफिक नहीं हो सकती, या फिर किसी ने वो पाबंदी ली नहीं खातिर में? देखिए, आईजी सिंध की जानिब से जो डीआईजी ट्रैफिक थे उन्हें हटाया गया और एक और डीआईजी ट्रैफिक को जो है लगाया गया और उनको भी वाजे ये कहा गया कि शहर के अंदर इस चीज़ पर सख्ती की जाए। लेकिन हम देखते हैं कि शहर में जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के नाके मौजूद होते हैं, लेकिन कोई ऐसे सख्ती नहीं की जा रही जिसकी वजह से ये आए दिन हादसात बढ़ते जा रहे हैं। बजाय इन चीज़ों को सीरियस लिया जाए और इन हादसात को कम किया जाए, लेकिन हमें ये लगता है कि इन जो चाहे वो टैंकर हों या फिर जो है साथ साथ इसके ट्रेलर हों या जो है डंपर हों, इसके बावजूद शहर में खिलाफ वर्जी करते हैं। मुख्तसरन काशिफ ये बता दीजिए कि ये एक सियासी इशू भी है, एक सियासी जमात दूसरी पे इल्ज़ाम लगाती है कि वो मामला ठीक से नहीं चला रही, दूसरी कहती है कि जी ये इश्तियाल दिला रहे हैं और इनके लोग हैं जो आग लगा रहे हैं। मतलब ये कौन लोग थे जिन्होंने 5 टैंकरों को आग लगा दी? मतलब ये और ये एकदम जमा हुए, इत्तला कैसे मिली? सबसे पहले तो मीडिया तक इत्तला पहुंचती है, ये खबर फैलने के बाद फिर ये लोग आए और उन्होंने बाकायदा ये कार्रवाई की, क्योंकि 5 वाटर टैंकरों को आग लगाना आसान नहीं है। देखिए, जिस वाटर टैंकर ने से ये हादसा रिपोर्ट हुआ उसके बाद जो मुश्तिल अफराद वहाँ थे उन्होंने पहले उसको रोका, जो ड्राइवर है उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले किया और मुश्तिल अफराद ने जो है वो पहले उस टैंकर को आग लगाई और उसके बाद वहाँ मौजूद 4 मज़ीद टैंकर्स को भी जो है वो आग लगा दी। तो इन मुश्तिल अफराद के हवाले से जो है वो पुलिस की जानिब से सख्ती की जा रही है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो इसकी हिकमत अमली बनाई जा रही है कि आया ये कहाँ से आ रहा था, कैसे आ रहा था और इन ड्राइवर्स के खिलाफ मजीद क्या कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि दीगर इदारे भी इसमें मुतहरिक हों ताकि
शहर में जगह जगह इस तरह की नाके लगाए जाए, इनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाए। और आपको बताएं कि शहर में चलने वाले बेशतर, चाहे वो वाटर टैंकर हों, चाहे वो डंपर हों या ट्रेलर हों, इन तमाम तरह के जो है वो कराची की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होती है। ये दीगर सूबों से कराची आते हैं और यहाँ फिर दनाते हुए सड़कों पर चल रहे होते हैं। तो बैलेंस करने की जरूरत है कि काशिफ, हमने आपसे बात करनी है एक और इशू पे भी, प्लीज हमारे साथ ही रहें। लेकिन इन हमें सादिया जहांगीर साहिबा ने ज्वाइन किया है, जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया है, जो कि स्पोक्स पर्सन बिल्कुल सिंध हुकूमत। सादिया साहिबा, थैंक यू सो मच। सादिया साहिबा, ये मामला जिसमें हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं, ये डंपर्स का और आए दिन एक्सीडेंट्स होना, हलाकतें होना, मतलब अगर रवा साल की हम बात कर ले, 100 से जायद लोग जो हैं वो जान गंवा चुके हैं अपनी डंपर एक्सीडेंट्स वगैरह में। जितने भी इश्यूज हैं ऐसे, जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि इनको टाइम बाउंड करें, इनको रोका जाए, रात के औकात में ही सिर्फ ये इधर से उधर हो सके, कोई इसकी पासदारी हो नहीं रही, कोई पाबंदी नहीं, कोई इसको समझ रहा। आज फिर हम एक और एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। जो मैंने रात को मुझे जो इत्तला आई थी या मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल ये थी कि ये एक तो पहली बात है कि एक्सीडेंट हुआ है कोई अराउंड 11 o'clock, 11 से 6 बिल्कुल हैवी ट्रैफिक को शहर में आने की इजाजत दी गई है। अच्छा, दूसरा ये आपके रिपोर्टर से मैं भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि मेरी इत्तला ये थी कि ये डंपर से एक्सीडेंट हुआ है, डंपर को जो है वो बाउंड किया गया है, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये 5 वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई है। जो मेरी रात को अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि जो रात को मीडिया पे भी यही रिपोर्ट हो रहा था और जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की थी। देखिए, 11 बजे के बाद बिल्कुल इजाजत दी गई है कि गाड़ियां शहर में आएंगी। पानी की सप्लाई बिल्कुल कराची में पानी की सप्लाई वाटर टैंकर्स के थ्रू होती है, हाइड्रेंट्स के थ्रू होती है, उसकी इजाजत दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट जो है रात ही को होम मिनिस्टर साहब ने इस चीज का नोटिस लिया था कि 5 टैंकर्स को जो वाटर टैंकर्स को आग लगाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई, और उसी वक्त वो आग बुझाई भी गई। लेकिन जो ये आप कह रहे हैं कि हादसात हो रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, नहीं। देखें, DIG ट्रैफिक को चेंज किया गया कि एक बेहतर ऑफिसर को पोस्ट किया गया कि वो स्ट्रांगली इन्फोर्स कराएं, मेजर्स लें। वाटर टैंकर्स की जो है वो केम्स वाटर जो कराची वाटर एंड सप्लाई है उसको कहा गया है कि वो सारी गाड़ियों की फिटनेस कराएं, इनकी टैगिंग कराए, फिर ही ये चल। लेकिन देखिए कुछ टाइम लगेगा। अब एक चीज हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए, इसको एक्सीडेंट्स लिए जाए, फौरन उसको पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस शहर की वो आ जाती है कि जी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ये करी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट वो करी। देखिए, एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में अमवात हो रही हैं जो कि एक्सीडेंट हद से तजावुज करेंगे सादिया साहिबा, जाहिर है फिर लोग गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इसके तदारुक के लिए कुछ करें। अब हम फरवरी के मिड में खड़े हुए हैं और अगर इस साल में ही सिर्फ बात कर लें, हैवी ट्रैफिक की जद में आके एक शहर में 100 से ज्यादा लोग मर जाएं, 108। और वजह क्या है आपको पता है? ये इतनी हाइट पे होते हैं, इन्हें नीचे का कोई बंदा नजर ही नहीं आता, फिर पता नहीं इनके लाइसेंस होते हैं नहीं होते हैं। खुद कहा था जी मैंने आपसे खुद अब्दुल्ला खुद ये बात की थी कि जाहिर सी बात है ये हाईवेज मोटरवेज पे चलाने के लिए शायद ये ड्राइवर्स ट्रेंड होंगे, लेकिन शहर के अंदर जब ये गाड़ियां आती हैं तो ड्राइवर्स उस तरह ट्रेन नहीं है कि उनको शहर में कितनी स्पीडिंग करनी है। तो बिल्कुल इनके दोबारा से सबके लाइसेंसिंग को चेक किया जाए और जो कि सिंध गवर्नमेंट उस पर करी। दूसरा, रेकलेस ड्राइविंग पे ये बे लेवल ऑफेंस है, इसको हम लॉ चेंज करने के लिए सिंध असेंबली में लाएंगे कि जी ये जो रेकलेस ड्राइविंग वाला लॉ है इस पे कड़ी सजा होनी चाहिए। आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पहले सिर्फ चालान कटता था, अब FIR कटेगी, लेकिन देखिए इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट
कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो हो रहा है ये सही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये रुकना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्स करने के लिए काम करे, लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस को ना इसको एथनिक कलर देना चाहिए, ना इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहिए। पाकिस्तान में मैं ये नहीं कहूंगी कोई अच्छी बात है, पॉलिटिकल इशू तो ये बन गया है। आफाक अहमद का बयान, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, लोगों की हंगामा रही और अब एक और हंगामा रही। और ये पॉलिटिकल इशू तो बन गया है। होगी सादिया साहिबा, तो वो पॉलिटिकल ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज तो खुद उठा लेती है ना ऐसे केसेस जब अवाम। तो मैं उनको यही पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार देखें, आफाक अहमद साहब ने बयान दिया, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस शहर में क्रिएट नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट अपनी रिट को, आवाम को भी मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें। गवर्नमेंट एक्शन कर रही है। और दूसरी, आपके शो से दोबारा, पिछली दफा भी आपके शो से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट्स पहने, साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें और थोड़ी वो भी एहतियात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको जल्दी होती है, छोटी वो गाड़ी है वो निकल के आ जाती है, ये ओवर स्पीडिंग में गाड़ियां होती हैं। इनको गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, थोड़ा थोड़ा आवाम को भी हमारे साथ और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी कहूंगी कि देखें ये शहर बहुत बड़ी तो पॉलिटिकल फोर्सेस से तो आप राब्ता करें, आप उनको एतमाद में लें, आप उन्हें बताएं कि हम कर रहे हैं। वफाक में पीपल्स पार्टी भी पार्टनर है, MQM भी पार्टनर है, यहाँ पे अगर कोई इशू है तो आप लोग एतमाद में लें। जी बिल्कुल, MQM से भी गवर्नमेंट ने बात की है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। देखिए अब ये कल जो 5 टैंकर्स जिनको आग लगाई गई, जिसका अब मुझे तो नहीं पता कि वो बेचारे ने ये किसी कॉन्ट्रैक्टर का टैंकर है या किसी गरीब ड्राइवर का टैंकर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एथनिसिटी जो इसमें ऐड की जा रही है, लसानियत का रंग ऐड किया जा रहा है, हम सबको इसको एक्सीडेंट लेना चाहिए। एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट पे बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग करें, पॉलिटिक्स करें, लेकिन खुदारा लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट ना कराएं। अब आप मुझे बताएं ना कि क्या वो 5 लोग तैयार खड़े थे, वो 10-12 लोग जो थे वो तैयार खड़े थे कि 5 टैंकरों को आग लगा के? जी सादिया साहिबा, जाहिर है आग लगाने का तो कोई जवाब नहीं पेश किया जा सकता, किसी को भी कानून में हाथ में लेने का आए दिन इस किस्म की कोई जवाब नहीं है और गलत है। वी एग्री विद यू। दूसरी बात यह कि आप एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। कराची में 19 से चैंपियंस ट्रॉफी के मैच शुरू होने जा रहे हैं, तो इस तरह अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो जो इंटरनेशनली, यही तो सवाल हम भी आपसे कर रहे थे, इसीलिए तो हम भी इतने कंसर्न्ड हैं कि कंट्रोल तो फिर भी आप ही लोगों को करना पड़ेगा कि मतलब कि सिटीजंस या आवाम तो उठ के नहीं आएगी ना ये कंट्रोल करने के लिए, और पॉलिटिकल फोर्सेस को भी आप ही को एतमाद में लेना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक हमारा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हमें अपडेट्स चाहिए मुस्तफ़ा कत्ल केस में, और अपडेट हमारे पास एक है भी कि सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इससे कबल आपको पता ही है इसका जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा करती रही पुलिस, लेकिन नहीं दिया गया, और अब हाई कोर्ट में है ये मामला, जिसने आज इस केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब किया है और सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम को पेश कर दिया गया है। आपके दिमाग में भी बहुत से सवाल आ रहे होंगे। काशिफ, आप इसके बारे में रिपोर्ट करते रहे। पहले तो ये बताइए रिमांड क्यों नहीं पहले दिया गया था, कंसिडरिंग कि इसने अपनी रिहाइश गाह से पुलिस पे फायरिंग की थी। मतलब इतना ड्रामाई सीन होता रहा है और उसके बाद अब तो एक पूरी एक फहरिस्त है, लिस्ट है जो चीज़ों की मिल गई है, लेकिन पहले रिमांड क्यों नहीं लिया? हमारी सोर्सेस ये कंफर्म करती है पुलिस की जानिब से जो है वो इसका बयान ही प्रॉपर नहीं लिया गया था। जब इसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद इसको इंटेरोगेट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि पुलिस की जानिब से ये इब्तदाई तौर पर दावा किया गया कि मुबैना तौर पर ये नशे की हालत में था, जिसकी वजह से इसके बयान में ताख़ीर हुई, और उसके बाद जब इसे अदालत में पेश किया गया तो अदालत की जानिब से इसका फौरी तौर पर जो है वो रिमांड नहीं दिया गया और इसे जेल कस्टडी कर दी गई। ताहम अब पुलिस की जानिब से जो है वो न सिर्फ इसका इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार की गई है, बल्कि मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, और मुमकिना तौर पर आज पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज इसका रिमांड जो है वो हासिल कर लिया जाएगा। जैसे शिराज का रिमांड जो है वो जो इसका साथी मुलजिम है उसका रिमांड हासिल किया गया और उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है, जिसमें उसने एतराफ़ जुर्म भी किया है और तमाम तर तफसीलात से आगाह भी किया है कि ये लोग बंगले के अंदर से कैसे निकले थे और उसके बाद यहाँ से हब कैसे पहुँचे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अब सामने आ गई हैं काशिफ।
यहाँ से कैसे निकले, हब कैसे पहुँचे, सीसीटीवी वीडियो भी आ गई है। इनके पूरे रास्ते में कल भी हमने ज़ीशान से सवाल किया और ये टोल प्लाज़ा भी क्रॉस कर गए, बग़ैर नंबर प्लेट के जेट ब्लैक टिंटेड गाड़ी है, कहीं कोई नहीं मिला जिसने इनको रोका हो या इनसे पूछताछ की हो या गाड़ी चेकिंग की हो, कुछ नहीं था, इनको क्लियर रास्ता मिलता चला गया। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि डिफेंस ख़ैबान मोमिन से कोई निकल के हब पहुंच जाए विदाउट अ नंबर प्लेट विद टिंटेड ग्लासेस और कोई रोक टोक ही नहीं है। देखें, हम सबसे पहले इनके रूट प्लान की बात करते हैं कि ये गए कैसे। ये डिफेंस से निकले, बलोच कॉलोनी का रास्ता इख्तियार किया, मेन चारा फैसल पर आए और यहाँ से होते हुए जब ये सुपर हाईवे पर टोल प्लाजा पर पहुँचे तो हमने अपनी स्टोरीज के अंदर पहले भी डिस्कस किया है कि सुपर हाईवे पर जो टोल प्लाजा है, कराची के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, IG सिंध की जानिब से S4 प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया और उसमें ये बताया गया कि गाड़ी के अंदर बैठे हुए शख्स की भी जो है वो मुकम्मल CCTV फुटेज सामने आ जाती है और नंबर प्लेट को भी जो है वो वाज़े तौर पर देखा जाता है। एक तो ये गाड़ी टिंटेड थी, उसके बावजूद बगैर नंबर प्लेट के ये टोल प्लाजा से गुजरती है। पहले तो एक टोल प्लाजा से खारिज होती है, फिर यहाँ से ये होते हुए हमदर्द यूनिवर्सिटी तक पहुँचती है और वहाँ से जो है वो नेशनल हाईवे से होते हुए ये हब चौकी पहुँचती है और वहाँ से भी जो है वो ये टोल प्लाजा से गुजर जाती है। तो कराची के दो मुख्तलिफ टोल प्लाजा से गाड़ी गुजरती है और हैरत की बात यह कि S4 जो मनसूबा जिस पे करोड़ों रुपए IG सिंध की जानिब से भी जो है वो दावा किया जाता है कि खर्च किए गए, लेकिन उसके बावजूद ये उन दोनों कैमराज में नहीं आई। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये उन कैमराज में टोल प्लाजा पे जो कैमरा लगे हुए हैं, कल तक तो हमें ये इत्तला मिल रही थी कि उसमें इनकी फेस रिकॉग्नाइज हो गया है गाड़ी में बैठे हुए, ये उस कैमरा में नहीं आए। देखें, जो S4 मंसूबा है, इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो CPU में लगाया गया है। जब तफ्तीशी अफसर की जानिब से CPU से रब्ता किया गया और CCTV फुटेज को चेक किया गया तो यकीनी तौर पर इनकी CCTV, हमारी सोर्स ये दावा कर रही है कि वाज़े CCTV जो है वो सामने आई है, जिसमें जो मरकज़ी मुल्ज़िम अर्गुमान है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसके साथ शिराज बराबर की सीट में बैठा है और तमाम तर जो CCTV फुटेज है वो हासिल कर ली गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले ये IO की जानिब से कोशिश क्यों नहीं की गई, इसकी CCTV फुटेज क्यों नहीं निकाली गई? अच्छा, यहाँ एक और बहुत यही तो सारी बात है, तयन किया जा रहा था। काशिफ, ये बिल्कुल आपने भी सही किया। ये सारी बात, ये मामला अब इतना उबल के सामने आया है, ऑब्वियसली एक शख्स जो है उसकी लाश किस तरह मिली है तो अब इस बात को अटेंशन मिल रही है। अदरवाइज ये सारी चीजें सारों के सामने हो रही थी। मतलब एक पूरा कॉल सेंटर अपने घर में खोला हुआ हो, मतलब आप कह रहे हैं नशे की हालत में उसको पहले भी पकड़ा गया, उसको रिमांड नहीं दिया। मतलब ये सारे ये लैप्सेस हैं, ये सारे लैप्सेस हैं जो कि पिछले 2 हफ्तों में होते चले जा रहे थे। अब दे कैन नॉट बी अवॉइडेड एनी मोर। तो लिहाजा हर चीज की 6 जनवरी से लैप्स ही हो रहे थे तो मामला यहाँ तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया आशिफ, वक्त हमारे पास कम है, इस पे तफसील से बात फिर करेंगे। तो टीमें आ रही हैं जी, टीमें आ रही हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी पहुंच गई हैं। बांग्लादेश ऑब्वियसली चूंकि उनका मैच तो पहला इंडिया के साथ होना है तो पहले वो उधर जाएंगे फिर वो इधर आएंगे। उधर है हाँ एग्जैक्टली। तो बाकी इंग्लैंड जस्ट रीच्ड, वो ताज़ा जो टीम पहुंची है इंग्लैंड की पहुंची है और मैं देख रहा था बड़े चिल में एंजॉय ले रहे हैं। मौसम हमारा बड़ा अच्छा है वैसे इन लोगों के लिए। तो दे आर हेयर। ऑस्ट्रेलिया की टीम का हमने आपको कल बताया था, उसके अलावा आपको पता है अफगानिस्तान पहले आ चुके हैं। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स दे आर ऑलरेडी हेयर। और अच्छा, वैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच तो होगा लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी जो है बड़ा जबरदस्त, बड़े लोगों ने उसके टिकट खरीदे हैं भाई। टिकट भी आई एम श्योर कि बहुत लोग अभी भी चाह रहे होंगे कि मिल जाए। वो होगा 22 को लाहौर में। आपको पता है ना जो इंडिया पाकिस्तान वाला हाल होता है वही हाल वहाँ क्रिकेट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का भी है। सो दैट इज ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग। सो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम के मेजबान है। याया, अपने लड़कों की सुनाएं, पता लग रहा था हारिस भी बेहतर है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं वो और ही इज रिकवरिंग, ही हैज सॉर्ट ऑफ रिकवर्ड। सो क्या पहले मैच के लिए वो दस्तयाब होंगे? अब्दुल्ला, राइट नाउ अगर अभी आप मुझसे पूछें तो मेरा ख्याल है 50-50। लेकिन आज 1 बजे टीम पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम कराची पहुंचेगी, रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम का कुछ 2.5 से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है। वो इस बात का खुलासा कर देगा कि हारिस कल बॉल डालने के लिए हैं या नहीं है, क्योंकि कल जो हमने उनको नेट में बॉल डालते हुए देखा
उन्होंने कुछ ज्यादा बहुत लंबी तवील बॉलिंग तो नहीं की, कुछ 25-30 गेंदें उन्होंने की और उन 25-30 गेंदों के बाद वो थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहे थे। फिर मसाजर जो थे उनके साथ काम करने को हमने देखे। तो आज का जो नेक्स्ट सेशन है वो इंपॉर्टेंट होगा कि हारिस किस फुर्ती के साथ, किस दिलजमी के साथ और किस तवानाई के साथ बॉल डालते हैं, तो आज ये डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उसी 11 के साथ मैदान में उतरेगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मेरी जाती राय है, जो फाइनल खेली थी। तो प्लेइंग 11 में आपका कहने का मतलब है कि कोई चेंज नहीं होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी लॉस्ट द फाइनल, तो हमें चाहिए नहीं था कि हम कुछ तब्दीली, कुछ और ट्राई आउट कर लें, बिकॉज बाकी सारों को तो हमने कर ही लिया, या फिर अब ट्राई आउट वाला टाइम खत्म हो चुका है? इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ मैं शेयर करता चलूं, फाइनल जीती है न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन वो अपनी टीम में तब्दीली करेंगे क्योंकि ये उनकी बेहतरीन टीम नहीं थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरी। उनके 3 खिलाड़ी बाहर बैठे हुए थे, एक उनके फास्ट बॉलर थे मैट हेनरी, वो फाइनल 11 में आएंगे। उसके अलावा रिची रविंद्रा जो कि पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जख्मी हो गए थे, वो विल यंग को रिप्लेस करेंगे और लॉकी फर्गूसन में भी हो सकता है वो टीम में हो। लेकिन ये 2 तब्दीलियां तो श्योर शॉट हैं। पाकिस्तान टीम में तब्दीली सिर्फ हारिस रऊफ की शक्ल में आपको नजर आएगी और हारिस रऊफ का आज डिसाइड हो जाएगा 1 बजे जब पाकिस्तान टीम नेक्स्ट सेशन करेगी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो तब ये तय हो जाएगा कि हारिस हैं या नहीं है। क्योंकि कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि आपने मुझे देख लिया नेट पे, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, लेकिन फैसला टीम मैनेजमेंट के हाथ में है। तो ये जो उन्होंने बात की है ना कि फैसला टीम मैनेजमेंट के हाथ में, ये जो वाइब्स मुझे आ रही हैं कि मुझे लग रहा है कहीं हारिस जो है वो फुल्ली इस मैच के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट इंडिया के मैच के लिए उनको रोक के रखे, लेकिन आज का जो प्रैक्टिस सेशन है मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि वो तय कर देगा कि हारिस हैं। और अगर वाकई अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ तो उन्हें अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब ये भी बता दीजिए कि टीम में तो कोई तब्दीली नहीं होगी, क्या नंबरों में कोई तब्दीली की जाएगी? बाबर उसी नंबर पर आएंगे या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए बहुत ज्यादा बात हो रही है और ये बात सिर्फ मैं, आप या मीडिया नहीं कर रहा, ये बात टीम मैनेजमेंट में भी डिस्कस हो रही है। क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रिजवान आए थे, बाबर आए थे, शाहीन आफरीदी आए थे, वो भी यही बात कर रहे थे अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। तो सीरियस कंसर्न है टीम पाकिस्तान के लिए। आज तक लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि भले से रिजवान इनिंग का आगाज कर लें, भले से आप फ़हीम अशरफ को इनिंग का आगाज करने के लिए भेजें, बाबर को ना भेजें। तो मुश्किल मुझे लगता है कि बाबर इनिंग ओपन नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि बाबर ही इनिंग का आगाज करेंगे। लेकिन आकिब जावेद साहब का ये कहना है कि रिजवान या बाबर किसी एक को वो रोल अदा करना होगा जो माजी में लेजेंड जावेद मियां अदा करते थे, एक को एंड ब्लॉक करना होगा। इसमें कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि हमने आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट माजी में जीते हैं उसमें टीम की परफॉर्मेंस से ज्यादा इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नजर आई है। 92 में जावेद मियां साहब, वसीम अकरम ने बड़ा अच्छा स्पेल किया, आकिब जावेद ने चिप इन किया, आमिर सोहेल ने एक चंद अच्छी इनिंग्स खेली। 2009 की अगर आप बात करते हैं, शाहिद आफरीदी वहां पर आपको जो है टॉप ऑफ द लिस्ट दिखाई दिए। फिर उसके बाद अगर आप बात करते हैं 2017 की, तो वहां पर हसन अली जो है वो बेस्ट बॉलर थे टूर्नामेंट के, वहां पर अजहर अली ने चंद अच्छी इनिंग खेली, फखर जमान सिंगल हैंडेडली मैचों को पाकिस्तान के हक में मोड़ते रहे। तो यहाँ पर भी अगर बाबर आजम और रिजवान अकेले लंबी नहीं खेल लेंगे तो पाकिस्तान की नैया पार हो सकती है। अच्छा, पिच का भी बताएं। ऑब्वियसली क्या स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी या हाई स्कोरिंग पिच होगी? मतलब व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, कंसीडरिंग कि अभी हमने खेला है इस पे? देखिए उमा, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट है और कल मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई। और कल जब मैं नेशनल स्टेडियम कराची में एंटर हुआ तो मैं इससे पहले भी आईसीसी को कुछ लगभग 7 इवेंट कवर कर चुका हूं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन वो जो एक एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में है ना, हम पहली मरतबा आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में कवर कर रहे हैं, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इस वक्त बैनर्स लगे हुए हैं नेशनल स्टेडियम कराची में, वो जो फैसिलिटीज मौजूद हैं टीमों को, वरना होता ये था कि इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी मैं आपको बताऊं कि जो प्रैक्टिस के ग्राउंड होते थे ना, वो देखकर आप हैरान रह जाते थे कि यार ये प्रैक्टिस के ग्राउंड है। जो नेशनल स्टेडियम कराची का ओवल ग्राउंड है, बेहतरीन फैसिलिटीज हैं, वो फ्लड लाइट जो कि नेशनल स्टेडियम कराची में लगी हुई थी अब वहां पर लग गई हैं। एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर है, बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं। पिच के हवाले से जो आपने सवाल किया, देखिए जो 3 मुल्की टूर्नामेंट था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सवाबदीदी इख्तियार था। अब टोटली नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफी स्टेडियम लाहौर, पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी एंड दुबई, चारों स्टेडियम को टेक ओवर कर लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मैनेजमेंट ने।
पिच भी वो डिसाइड करेंगे कि कितनी घास होगी, बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, इस पर थोड़ा सा बॉल हिल सकता है, कुछ फास्ट बॉलर के लिए पिच साजगार हो सकती है। लेकिन कराची में आपको सारे कलर नजर आएंगे, क्योंकि शाम को जब समंदर की तेज हवाएं चलती हैं, फ्लड लाइट ऑन हो जाती है, तो फास्ट बॉलर का रिवर्स स्विंग भी हो सकता है। तो जो लोग बात कर रहे हैं कि फाइनल में रिजवान ने गलती की थी टॉस जीतकर बैटिंग करने की, तो यहाँ पर पाकिस्तान टीम की बका, पाकिस्तान टीम की जीत बिल्कुल मुमकिन है अगर पाकिस्तान यहाँ पर बाद में बॉलिंग करे। चलिए इंशाअल्लाह और हमारी बका हो और जीत हो, इसी उम्मीद के साथ हम आपका शुक्रिया कहेंगे। देखिए कितना इंतजार था और कल स्टार्ट हो जाएगा ये सारा सिलसिला, कितनी तैयारी थी और कितना, मतलब हमारे लिए तो सालों है। क्रिकेट को थोड़ा सा पॉज देंगे, उस पर बात करेंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बार फिर लफ्सी जंग जोरों पर है, ऐसा हमें लग रहा है। सिंध हुकूमत वफाक की जानिब से फंड्स ना मिलने के शिकवे कर रही है और ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों ने तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ कर लिए। अब्दुल्ला, लॉट लाइक यू एंड आई। और दूसरी तरफ आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, जो वफाक के नुमाइंदा समझे जाते हैं, उन्होंने दावा कर दिया है कि 1-2 साल में बिलावल भुट्टो वजीर आजम होंगे। वजीर आजमी और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो। साला बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क ने वजीर आजम बढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बढ़ना। आज मैं क्यों मंगी मां 2 सड़कें दो, 4 गलियां दो, मैं आपका क्यों मुंह चटकाई, मैं मिन्नत करने ना आदि ना। बिलावल भुट्टो इस मुल्क ने वजीर आजम बढ़ सी, मैं पूरे पाकिस्तान में फंड इंशाअल्लाह अटक चढ़े। उधर गवर्नर पंजाब के इस दावे का बज़ाहिर यही निकलता है कि मौजूदा हुकूमत का मुस्तकबिल गैर महफूज है। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के वफाक से शिकायतें अब और भी बढ़ रही हैं, यहाँ तक कि वो ख़राब सड़कों का जिम्मेदार भी वफाक को करार दे रहे हैं। इत्तेहादियों में छोटे मोटे गिले शिकवे तो नॉर्मल है, चलते रहते हैं, मगर अब बात यहाँ तक जा पहुँची है कि सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामेमन नून लीग को जाली मैंडेट के ताने दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, 7 वाला रोड। यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जानें जो जाती हैं 7 वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पर फ़र्ज़ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। सबसे ज़्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है, तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। और हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है और नून लीग की हुकूमत की है। कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा सोच लें कि जवाब भी आएगा, और हम सिर्फ झूठी बातें नहीं बोलेंगे कि पीपल्स पार्टी का सिंध में जेन्युइन मैंडेट है। आपको अगर कहीं भी कोई शौक़ हो किसी भी चीज़ का, इस इलेक्शन के बारे में, तो तफसीलात आपको भी पता है, पाकिस्तान के अवाम को भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे ना किसी को एतराज़ है। हम सिर्फ उनसे जायज़ बात कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम कोई ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि अगर ये हमारा रास्ता नहीं बना तो हम हुकूमत छोड़ देंगे या खुदा न खास्ता, नहीं। वो ब्लैकमेलिंग की साथ कभी हमने नहीं देखी, वो दूसरी पार्टियाँ करती हैं। आपको पता है कौन सी पार्टियाँ करती थी। ये आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कल ये भी बताया गया कि सूबे में 154 अरब की लागत से 11,000 किलोमीटर ख़राब शाहराहों की तामीर और बहाली का अमल जो है वो जारी है, और ये सूबा अपने फंड से बना रहा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ जाहिर था कि उनकी मुखातिब कौन सी जमात है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी कल अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी सबसे ज़्यादा सस्ती है। मैं ये समझती हूँ कि जो लोगों खाए हैं उसमें शायद अभी भी गुजारा करना, हालांकि आटा पंजाब में सस्ता है। तमाम सूबों से आप कंपेयर कर लें, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, गंदम की कीमत हर जगह वही है, लेकिन पंजाब में क्योंकि हर वक्त हर रोज़ मैं इसी कोशिश में होती हूँ कि कम से कम जो आटा है और रोटी है गरीब के लिए वो महंगी ना हो, क्योंकि गरीब जो है वो अपने बच्चों का पेट अगर पालता है तो वो रोटी खाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है, इसीलिए पंजाब में अभी भी 12 रुपए की रोटी है और पंजाब में आटा अभी भी बाकी सूबों से बहुत सस्ता है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा है। मीडिया जो भी कहता रहे, ऑपोजिशन जो भी कहती रहे, समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया अल्लाह ताला के फजल से।
पीपल्स पार्टी नून लीग एक दूसरे के सियासी हरीफ रहे हैं और दोनों की पॉलिसियां भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मगर सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद सियासी ज़रूरत के तहत ही बना है। लेकिन अगर अब बात एक दूसरे के मैंडेट पर आ गई है तो इत्तेहादी हुकूमत के में लॉन्ग टर्म साथ चलने पर सवालात तो होंगे ही। रोज ही एक्चुअली कोई सवाल उठता है। इसी पे बात करेंगे मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा, और उसके बाद दूसरा पर्सपेक्टिव भी लेंगे जब हमें वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी साहिबा ने भी ज्वाइन किया होगा। लेकिन पहले शाजिया मरी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गवर्नर साहब ने एक खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आज़म बनने का ऐलान कर दिया और PTI जो है वो कह रही है कि ये बात ठीक है। जरदारी साहब उनकी ऑब्वियसली ये कोशिशें भी यही होंगी कि ऐसा हो। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को चलता करने का फैसला कर लिया है जो इस किस्म की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है क्या सराइयाँ हैं और क्या सराइयों को इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया है तो इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगी कि देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और आपको याद होगा कि लाहौर में हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम जो अरकान थे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उन्होंने भरपूर तरीके से बिलावल साहब को आइंदा का वजीर आजम का जो कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी की तरफ से वो करार दिया था और अनाउंसमेंट की थी। तो हमारे लिए तो जब भी ये मौका आएगा तो हमारे लिए वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी होंगे। लेकिन अब इस वक्त ऐसा होगा या नहीं होगा इस पर तो मैं इसलिए तबसरा नहीं कर सकती कि जो आप बात कर रहे हैं उसमें कोई हकीकत है नहीं, है ना। हमारी जानिब से कोई कोशिश है। आपको पता है इस हुकूमत के कयाम के वक्त भी हमने यही कहा था कि पीपल्स पार्टी के पास वो मैंडेट नहीं है कि हम वजीर आजम का ओहदा संभाले, लेकिन जिसके पास भी वो नंबर्स हैं वो यकीनन पीपल्स पार्टी से रुजू करे और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मुआशी सियासी इस्तेहकाम के लिए हम जरूर कोशिश करेंगे कि हुकूमत का कयाम हो सके और मामलात आगे बढ़ सके। तो हमने ना पहले इस बात को जो है वो सपोर्ट किया है बगैर रिक्वायर्ड नंबर्स के, और ना हम आज इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर गवर्नर साहब महसूस कर रहे होंगे कि पंजाब में जो मामलात हैं उस पर नून लीग उस तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ ताउन नहीं कर रही और यकीनन उनको तशवीश होती होगी। लेकिन बतौर एक पार्टी के कारकुन के और जाले के, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि चेयरमैन बिलावल साहब मुल्क के वजीर आजम बने और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा जब पीपल्स पार्टी फ्रेश मैंडेट लेकर आएगी, हमारे पास नंबर्स होंगे और हुकूमत बनाने जाएंगे तो हमारे लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस वक्त वजीर आजम भी कर दिया कि जब फ्रेश मैंडेट लेके आएंगी तमाम सियासी जमातें तो आप पर उम्मीद है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। अब ये बता दीजिएगा कि सिर्फ एक बयान या मफरूज़े की बात नहीं है, सड़कों का मामला हो, इंटरनेट की बंदिश का इशू हो, दीगर पॉलिसीज़ हों, पीपल्स पार्टी आजकल किसी भी जगह मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत के साथ एक पेज पर नज़र आती नहीं है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात आते हैं, जवाबी इल्ज़ामात भी आते हैं, बयानबाजी भी होती है। तो क्या 5 साल चलने वाला आइडियल हुकूमती इत्तेहाद आपको लग रहा है ये है? अगर ये है तो फिर उसमें ऐसा ही होता है? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन बनाने के लिए जो है वो ताली तो 2 हाथ से बजती है। और इस सूरत हाल के अंदर क्योंकि नून लीग के पास वफाक में हुकूमत है, उनकी जिम्मेदारी है पॉलिसीज बनाना, फैसले लेना, काबीना में वो बैठे हैं, तो यकीनी तौर पर हम उन्हीं को देखेंगे कि जहां पीपल्स पार्टी की इनपुट को ऑन बोर्ड लेना होगा, पीपल्स पार्टी की राय को अहमियत देनी होगी, तो हम नून लीग की हुकूमत को ही देखेंगे। अगर नून लीग की हुकूमत एक तरफा फैसले करेगी, अगर नून लीग की हुकूमत स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेगी, अगर नून लीग की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को, हम तो कहते हैं जी ऑपोजिशन के लोगों को भी आप ऑन बोर्ड लें, अगर पाकिस्तान के हक में कोई फैसले करने हैं, लोगों के हक में कोई फैसले करने हैं तो सबकी आरा शामिल करें। लेकिन अगर नून लीग अपनी इत्तेहादियों की और उन इत्तेहादियों की जिन्होंने एक भरपूर सपोर्ट उनको की है कौमी असम्बली में वजीर आजम की कुर्सी सिक्योर करने के लिए, अगर उनको अहमियत नहीं देगी तो यकीनन आप एक पेज पर नहीं देखेंगे इन दोनों जमातों को। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका सबसे बड़ा जो ओनस या जिम्मेदारी है वो इस वक्त वफाकी हुकूमत की नून लीग को है, क्योंकि नून लीग ही जो है वो अहम फैसले कर रही है वफाकी सतह पर। तो ये कह देना कि इसमें पीपल्स पार्टी की कोई गलती है, ये नामुनासिब है।
आपने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था ये कह के कि ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है। शाजिया मरिया साहब, अब जो तासुर मिल रहा है वो यही है कि इस इत्तेहाद का चलना या ना चलना वफाकी हुकूमत के रवैये पर मुनहसर होगा इसका। तो अगर बात इन हाउस तब्दीली तक जाती है तो ना आपके MQM से ताल्लुकात अच्छे हैं ना PTI से, तो क्या ये ज़रूरी नहीं अब हो गया कि मुस्तकबिल के खदशात सामने रखते हुए आज से ही राब्ते जो हैं वो बढ़ाए जाएं, कुछ बेहतरी लाई जाए उधर? देखिए, हम कोई इन हाउस तब्दीली की तरफ जा नहीं रहे, ना पीपल्स पार्टी के अंदर ये मौजू डिस्कस हो रहा है। हम इस वक्त यकीनन परेशान हैं जो हालात हैं उनको लेकर। अगर हम देखेंगे कि पानी का इशू जो है वो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, एक तरफा फैसले किए जाते हैं, चाहे वो 6 कनाल्स के हवाले से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से हो, चाहे वो लोगों से के मुतालिक जो भी फैसला हो, अगर उसमें आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेते तो उनको तशवीश होती है। हम क्यों ये सोचें कि जी हम नून लीग की हुकूमत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या उनको किसी किस्म का एम्बैरेसमेंट जो है वो उनके लिए चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं। नून लीग को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। नून लीग चूंकि इस वफाक में हुकूमत कर रही है, पूरी काबीना उनकी है, काबीना के किए गए फैसले उनके हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो फैसले लें वो कलेक्टिव विजडम से लें, वो आप मुशावरत से लें, आप आइन को फॉलो करें, आप कानून को फॉलो करें। आज तकरीबन साल हो गया, आज CCI की एक भी मीटिंग इस हुकूमत में कॉल नहीं हुई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये खुली खिलाफ वर्जी नहीं है आइन की? अगर पीपल्स पार्टी ये जायज बातें पॉइंट आउट करती है तो इससे पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ कैसे हुई? पीपल्स पार्टी तो कह रही है कानून फॉलो करें, आइन फॉलो करें और एक तरीकेकार फॉलो करें जिससे कि आपके इत्तेहादी भी मुतमईन हो कि जी आपने हमारा इनपुट भी लिया है। अवाम के फायदे के लिए, पाकिस्तान के फायदे के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमने नून लीग को सपोर्ट किया। हमारी और तो कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते, अगर आप इस बात को कदर की निगाह से नहीं देखते तो फिर यकीनन पीपल्स पार्टी को रिएक्शन दिखाना पड़ता है, पीपल्स पार्टी को स्टेटमेंट देनी पड़ती है या पीपल्स पार्टी को ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली बात करनी पड़ती है। ये हरगिज़ हमारी ख्वाहिश नहीं होती, लेकिन हमें नून लीग इस नहज पे ले आती है कि हम फिर रिएक्ट करें। कह रही हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है और जब कोई बयान आता है तो उस पर रिएक्शन देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया मरी साहब, आपने कहा हमारी ख्वाहिश नहीं होती। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज़मा साहब, पंजाब में वफाक के नुमाइंदे गवर्नर साहब ने आवाम को बराह रास्त से बताया कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, वो वक्त दूर नहीं है। तो क्या मुस्लिम लीग नून और वफाक को पंजाब हुकूमत के लिए ये पैगाम इतना सीरियस है कि आप लोग सोचें कुछ इस बारे में या पैनिक हो? ये पैगाम इतना ही सीरियस है जितना मैंने आपको बता दिया। देखिए, गवर्नर साहब जो हैं वो उनकी मेहरबानी है, वो बहुत कुछ कहते रहते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। इतनी सारी पार्टी के अंदर लोग छोड़ के उनको जो है वो गवर्नर पंजाब बनाया गया है, तो वो ज़ाहिर है फिर उनको थोड़ा बहुत वो इस तरह की बातें करके नंबर टांगने पड़ते हैं और वो करते रहते हैं। लेकिन ये है कि गवर्नर साहब के कहने से तो वज़ीर आज़म को लगेगा नहीं ना हटेगा। उसके लिए जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए या कोलिशन पार्टनर्स होने चाहिए। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी बहुत जो है सालों से बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। ज़ाहिर है उनका हक़ है, उनकी पार्टी के लीडर हैं, हर एक अपनी पार्टी लीडरशिप के बारे में यही सोचता है। लेकिन गवर्नर साहब इतनी बड़ी महान हस्ती तो है नहीं कि जो वो कहेंगे वो हो जाएगा बस। तो गवर्नर साहब की बातों को आप ज़्यादा सीरियस ना लिया करें। अगर वो ऐसी बातें ना करें तो आप मुझसे ये बात सवाल थोड़ी कर रहे होते। तो वो कुछ चीज़ें जो है ना वो हेडलाइन बनवाने के लिए, बातें करने के लिए ज़रूरी होती हैं, नंबर टांगने के लिए होती हैं, करने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आप तो बड़ी मुतमईन लग रही हैं। हम कहने देंगे फिर गवर्नर साहब ने वहाँ जो कहना है वो कहते रहें। लेकिन अब सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर वफाक और पंजाब हुकूमत से मुतालिक बयानात जारी कर रही है और बड़े तसलसल से कर रही है। तो आप लोगों को ये अंदाज़ा है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? और ख़ास तौर पर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये वो क्यों कर रहे हैं इसका बेहतर जवाब तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनके ऊपर प्रेशर है। एक तो आपको याद है कि पिछली दफ़ा वो हुकूमत में थे, वज़ीर ख़ारजा थे। वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी उन्होंने बहुत मतलब जब उनको दिल चाहता था कोई ना कोई बहुत जहरीली तकरीर कर दिया करते थे, फिर वज़ीर आज़म उनको मनाते थे, फिर वो मान जाते थे। तो ये सब वो पहले करते रहे हैं। अब और फिर पिछली दफ़ा उन्होंने ये कहा कि जी मईशत की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए हमें बड़ी तकलीफ़ है। अब मईशत बेहतर हो रही है, फिर उसके साथ साथ पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा की जो कारकर्दगी है
उसके ऊपर उनको जो है वो यकीनन एक प्रेशर फील होता है। अच्छी बात है। देखिए यही जमहूरियत का एक प्लस पॉइंट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर गेज हों। आप जो है लोग आपके अपने सूबे के, वो बेचारे ताजरों ने कह दिया था कि हमें मरीम नवाज CM चाहिए, ताजरों की शामत आ गई थी। और जब वो वज़ीर आला साहिबा कोई जो है वो अपना मनसूबा शुरू कर देती हैं, ये नहीं फाइलों में नहीं होता, ऐलान नहीं होता, जब वो शुरू कर देती हैं इनॉग्रेशन के लिए आती हैं, तो उसके ऊपर इनकी तरफ से बयानात और मुसलसल इतने बेतुके बयानात, यकीन मानिए कि मैं 90% जो है बयानात को हम इग्नोर कर देते हैं कि कोलिशन पार्टनर्स हैं, चले कोई नहीं, अब भी नहीं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ जाता है। अब आप कह रही हैं कहीं ना कहीं जवाब देती हैं, अब ज़्यादातर इग्नोर करती हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद कोई लॉन्ग टर्म दोस्ती नहीं है, ये एक वक्ती एडजस्टमेंट है, बस बैठे हुए हैं साथ। अब दो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, पॉलिसियाँ भी मुख्तलिफ ही प्रेफर करती हैं दोनों जमातें, साथ चलना आसान भी नहीं है, नेचुरल भी है, लेकिन एक तासुर ये आ रहा है आजकल कि ये मुसलसल गोलाबारी बढ़ती जा रही है, और ख़ास तौर पे ये भी कि आप सिंध हुकूमत के पीछे ही पड़ गई हैं। तो ये टास्क आपको किसी ने दिया है या फायरबंदी का कोई चांस है? देखिए, पहले तो मैं आपकी पीछे पड़ जाने वाली सेंटेंस पे मुझे एतराज़ है। जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में दिया और आपने ख़ुद मुझसे पिछले सवाल में भी कहा कि तसलसल सुन के बयानात आ रहे थे, और हम हत्तुल इम्कान जो है वो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। 100 उनके तर्जुमान हैं, वो तर्जुमान शुरू होते हैं, गवर्नर साहब जो है वो लहदा, उन्होंने 1-1.5 गज की मदद से लहदा बनाई होती है, और हम कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखिए ना, अब वफाक के साथ इनके फ़ंड्स का कोई इशू है, उसके ऊपर चचा भतीजी को बीच में ले आना, सूबाइयत कार्ड खेलना, पंजाब के फ़ंड हो रहे हैं, पंजाब को पैसे मिल रहे हैं, ये नामुनासिब बातें हैं। और उसके ऊपर फिर मैंने तो अभी परसों भाई पहला बयान दिया है, इनके तो मतलब लगे हुए हैं कब से तर्जुमान, और मुझे कोई किसी ने टास्क नहीं दिया, बल्कि मुझे पता चला रहा है कि मुराद अली शाह साहब ने इंटरवीन किया है और उन्होंने अपने तर्जुमानों को कहा है कि ज़रा सीट बेल्ट बांध लें। और ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत आसान नहीं होती, एक रस्सी पे तनी हुई रस्सी पे चलना होता है, तो हम भी इस प्रेशर को बहुत फील करते हैं, बल्कि हद से ज़्यादा फील करते हैं। सो बिल्कुल फायरबंदी जो है वो बिल्कुल होगी, अगर दूसरी तरफ से भी होगी, लेकिन अगर आप वन साइडेड जो है वो चचा भतीजी का ताना मार देना, फिर एक सूबाइयत कार्ड खेलना, फिर पंजाब की जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें खामखा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब जो भी अनाउंस करें उसके ऊपर जो है वो एक सड़ा हुआ बयान दे देना, ये नामुनासिब है। हम खुश होते हैं जब सिंध में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है, या सिंध में अगर कचरा उठाया जाए, सिंध में अगर मास ट्रांसपोर्ट जो है सिस्टम शुरू होगा, सिंध में अगर जो है तरक्की होगी, हमें बहुत खुशी होगी। इसी तरह इन खुशी होनी चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आसमा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग कैंडिड विद अस। दुनिया में जो ठंड पड़ रही है, मतलब कि इट्स अनबिलीवेबल, जब विजुअल्स देखते हैं तो ठंड लग रही है, एग्जैक्टली देखते ही ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। खासतौर पे कनाडा और अमेरिका जो है ना वो आजकल पोलर वॉर्टेक्स की लपेट में है, और अमेरिका में शदीद बर्फबारी हो रही है, बर्फानी तूफान के बायस हलाकतों की तादाद जो है वो 14 हो गई है, और अमेरिकी रियासत मोंटाना और नॉर्थ डकोटा में दर्जा हरारत जो है -50 -50 तक गिर गया है। व्हाट आर यू डूइंग? खैर, किसी का क्या कसूर। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कनाडा में भी यही सूरत हाल है, शदीद बर्फबारी के बायस टोरंटो समेत मुख्तलिफ शहरों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी ने मुल्क का पूरा निज़ाम दरहम भरम करके रखा हुआ है। 150 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख करना पड़ी हैं। मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक हादसात की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अच्छा, परवाज़ें लेट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सी हो रही हैं। अच्छा, वो भी हम आपको बताते हैं। टेरेबल वेदर कंडीशंस। अच्छा, एक तरफ ये बर्फबारी हो रही है और फिर अमेरिका में एक जगह है केंटकी, वहाँ सैलाब आ गया। तो मतलब ये कोई ऑपोजिट किस्म की चीज़ें हो रही हैं, एक जगह सैलाब आ रहा है, एक जगह स्नो स्टॉर्म्स आ रहे हैं। और फिर कल एक जहाज़ जो कि टोरंटो पे लैंड कर रहा था वो क्रैश लैंडिंग उसने की, और लैंड करते ही स्नो, इट वाज ऑल स्नोई, द रनवे हैड स्नो ऑन इट, फिर वो उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन जिसको कहते हैं ना, पलट गया। 80 पैसेंजर्स थे उसके अंदर, और वो स्किड करता चला गया, और वो बस उल्टा है जहाज़। आप समझ लें जिस तरह मतलब जहाज उल्टे हुए पहली दफा इस तरह मैंने देखा है, इतना बड़ा पैसेंजर प्लेन पूरा। लोग मतलब कुछ क्रिटिकल इंजरीज जरूर हुई, 80 लोग थे अंदर, लेकिन नो फैटेलिटीज एट ऑल। और लोग कहते हैं जी हम इस तरह अंदर लटके हुए थे जिस तरह बैट्स नहीं लटके होते उल्टे, बिकॉज़ आप समझे जहाज है उसमें उल्टे लटके हैं आप। अनबिलीवेबल, बड़ी बचत होगी इधर, ऑल्दो जहाज को आग लग गई थी, बट द रनवेज हैड स्नो ऑल ओवर इट। तो ये खतरनाक किस्म की चीज़ें हो रही हैं।
इस पे हम ज़रा बात करना चाहते हैं और बदर मुनीर चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और कनाडा में इस वक्त क्या मौसम की शिद्दत की क्या सूरत हाल है, ये बदर मुनीर ने हमें दिखाया है। बर्फ इतनी के चंद कदम चलना मुहाल और सर्दी इतनी के सांस ही जम जाए। जी हाँ, ये है कनाडा। यके बाद दीगरे दो बर्फानी तूफान और टोरंटो की सड़कों पर नजर आ रही है 50 सेंटीमीटर बर्फ। ग्रेटर टोरंटो एरिया में हर जगह बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं। टोरंटो के हाईवेज पर 100 से ज्यादा हादसात रूनुमा हुए, जबकि पूरे सूबे ओंटारियो में 200 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया यानी GTA और करीबी शहरों में जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। पीरसन एयरपोर्ट पर एक दिन में 225 फ्लाइट्स कैंसिल हुई और स्कूल्स हुए बंद। सस्कैचुअन, अल्बर्टा और मैनिटोबा में -45 डिग्री से सर्द हवाएं चल रही हैं। देख के मतलब के रूह कांप गई। टू लिव इन दीज कंडीशंस, आप यानी कोई घर में इमरजेंसी हो, जो कि बाय द वे चूँकि मेरी फैमिली रहती है इतनी ही सर्दी में, तो कहते हैं कि हमारे लिए इम्पॉसिबल है घर से बाहर निकला। गाड़ियाँ जो हैं वो धसी होती हैं, पूरा एक टाइम लगता है पहले तो गाड़ी को निकालने में बर्फ़ से, उसके बाद उस बर्फानी कंडीशंस की सड़कों पे आपको कहीं जाना पड़ जाए तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। और वो बिल्कुल हम यहाँ भी कहते हैं ना कि घर से तभी निकलें जब बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो, तो उधर भी यही हाल है कि घर से वरना आप ना निकलें। लुक एट दिस। बड़ी हिम्मत है वैसे अभी भी जो लोग कैनेडियन इमिग्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब हिम्मत है आप लोगों की अपनी वजूहात होती हैं और किस वजह से कौन कहाँ जाता है। नहीं, मैंने कोई ऐसी ऑफेंसिव बात नहीं की है, मतलब आप लोगों की हिम्मत है कि आप इतनी सर्दी बर्दाश्त करने के लिए रेडी हैं। भाई हिम्मत सारों की होती है जहाँ भी रहते हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू डिटेल ऑफ दैट। बहुत से इधर उधर भी लोग रह रहे हैं और बड़ी हिम्मत है जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं जहाँ भी रह रहे हैं, बट ये सर्दी काफी जानलेवा टाइप लग रही है। आई वुडंट वांट टू बी इन दिस काइंड ऑफ सर्दी। वुड यू लाइक टू सेटल देयर? नो थैंक यू वेरी मच। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा पहले हम आगे पढ़ेंगे और पहले भी आपको पता है इस तरह के वाक़यात होते हैं। अरकान पार्लियामेंट को कह रहे थे कि उन्होंने अपनी तनख्वाहों में खुद ही इजाफा कर दिया, मगर वो तो कुछ भी नहीं था। सरकारी जो लोग हैं, अफसरान हैं, वो इन पे भी भारी हैं। अब ज़राए बता रहे हैं कि चेयरमैन नेपरा मेंबरान ने खुद ही इजलास बुलाया, तनख्वाहों में इजाफा कर लिया है। इजाफा भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 220% इजाफा किया गया है। देखो इन्होंने ना किसी को तंग किया, खुद ही बिठाया, बैठे, किसी से दरखास्त भी नहीं करनी पड़ी, भी नहीं की, आराम से मामला सेटल हो गया। आपको हमें क्यों एतराज है? आपको इख्तियारात और मनमानी की हद देखिए हुआ कि नेपरा के मेंबरान ने वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की भी जहमत नहीं की है और ना ही किसी ने उनसे पूछने की। चेयरमैन नेपरा की तनख्वाह बढ़कर 32 लाख से जायद हो गई है। नेपरा के चारों मेंबरान की तनख्वाहें बढ़कर 29 लाख रुपए तक हो गई हैं। अक्टूबर 2023 की नजरसानी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह तमाम मराद के साथ 10 लाख रुपए तक बनती है। ये वो नेपरा है जिसके बारे में तासुर ये है कि इसका काम बिजली कंपनियों की ज़मरियों पर दस्तखत करना रह गया है और इस बारे में ये तासुर भी आम है कि आवाम से ज़्यादा ये बिजली बनाने वाली कंपनियों पर मेहरबान रहते हैं। आपको बताइए। सैफुर रहमान नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सैफ प्लीज़ हमें बता दीजिए कि ये तो बड़ा ही नॉर्मल तरीक़ेकार नहीं लग रहा कि आप खुद ही अपना इजलास बुलाएं और अपनी तनख्वाहों में इतना इजाफा कर लें। इसकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता? मतलब ये अलाउड है, ये कर सकते हैं, दिस इज़ लीगल? देखें, वैसे तो जो नेपरा है एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जो उसका जो बेसिक रोल है जो जनरेशन लाइसेंस देना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देना या ट्रांसमिशन के लाइसेंस देना या मुख्तलिफ जो हेयरिंग्स करना। जहाँ तक इसका मैनेजमेंट रोल है तो ये रिपोर्ट करती है फेडरल कैबिनेट को। एक तो फेडरल कैबिनेट में बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी केसेस जाते हैं, लेकिन ये अपने मैनेजमेंट रोल के हवाले से फेडरल कैबिनेट के मातहत बनती है। लेकिन इनकी जो सैलरी है, जो पुराने हमारे नेपरा के चीफ थे, उनकी जो सैलरी थी तौसीफ एच फारूकी, वो अगस्त 2023 में रिटायर हो गए। उन्होंने जो अपनी आखिरी सैलरी ड्रा करवाई वो 7,90,000 थी। तो इनके साथ अथॉरिटी में 4 मेंबरान होते हैं, चारों सूबे
अपना एक एक मेंबर भेजते हैं, तो उनकी सैलरी जो थी उस टाइम 7,40,000 थी। तो मेरे पास जो नोटिफिकेशन है आखिरी रिवाइज हुई थी सैलरी, तो 1 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने निकाला है। तो जो मैनेजमेंट स्केल 1 है, जिसको हम आम तौर पर MP1 कहते हैं, उसकी जो सैलरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,01,02,000 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है, ये इतनी बनती है, जिसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। उसमें उसकी जो बेसिक सैलरी है MP1 की 7,72,780 रुपये है, कोई 2,59,000 रुपये उनको हाउस रेंट मिलता है, बाकी कुछ यूटिलिटी अलाउंस होते हैं कोई तकरीबन 35,000 की। इसके अलावा MP1 का कोई भी मुलाजम, चूँकि चेयरमैन नेपरा और चारों मेंबरान चारों सूबों के वो MP1 में है। नहीं तो फिर ये MP1 जो अफसरान हैं वो 7,90,000 के से बढ़कर 32 लाख रुपए तक कैसे पहुंच गए? 220% का इजाफा किसने फैसला किया कि हम खुद ही कर लें? आपस में 5 ही तो हैं हम। देखें अगर इनके पास कोई प्रपोजल थी अथॉरिटी के पास, ये समझते थे कि इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो कोई भी जो डिसीजन इन्होंने लिया है वो जाना था कैबिनेट के पास। कैबिनेट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसमें इन्होंने सैलरी कैसे बढ़ाई अपनी? यानी कि सैलरी कोई बहुत बड़े अरसे से नहीं बढ़ी आ रही थी, यानी अगस्त 2023 तक तो मैंने आपको बता दी पुराने चेयरमैन 790। हाँ जी। तो इन्होंने जिस तरह जजेस को जो सीनियर जुडिशरी होती है उनको एक अलाउंस मिलता है, जजेस अलाउंस मिलता है, इसी तरह इन्होंने उस तर्ज पर रेगुलेटरी बॉडी है, ये अपने आप को अदालत भी समझती है, तो इन्होंने भी अपना एक अलाउंस लगाया, वो तकरीबन 1 महीने का 7 लाख रुपए तक। मेंबरान का थोड़ा सा कम होगा और चेयरमैन साहब का 7 लाख तक, 7 लाख वो शामिल कर लें। अच्छा, ये मेंबरान का, सॉरी एक सेकंड सैफ, ये मेंबरान जो है 4 बड़ी लकीर है, मतलब बैठे बैठे इनकी तो बड़ी चूंकि अपने आप को अदालत भी समझते हैं तो अपने आप को खुद ही हायर भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, कौन नॉमिनेट करता है इनको? तरीके क्या है इनको लगाने का? देखें जो लगाने का तरीकाकार है, चारों सूबे अपना अपना नुमाइंदा भेजते हैं। सिंध ने जिस तरह रफ़ीक शेख साहब को भेजा, बलूचिस्तान से हमारे मतर नियाज़ राना साहब आए हैं, मकसूद अनवर साहब KP से आए हैं, और पंजाब से हमारी एक मेंबर आई हैं। सिर्फ इनका बैकग्राउंड क्या होता है? ये पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, क्या होते हैं ये? देखें इसका तरीक़ाकार ओगरा से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ओगरा में टेक्निकल लोगों को लिया जाता है, आते तो यहाँ भी टेक्निकल कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सूबे नॉमिनेट करते हैं। ओगरा में सूबे नॉमिनेट नहीं करते, ओगरा की भी अथॉरिटी है ना। तो ये चारों मिलके अपने एक चेयरमैन इनका बन जाता है। चेयरमैन के पास भी तकरीबन उतने ही इख्तियारात होते हैं जितने मेंबर के पास होते हैं। 3 मेंबर मिले तो चेयरमैन को साइड पे करके नया चेयरमैन भी ला सकते हैं। तो इन्होंने एक तो रेगुलेटरी अलाउंस की मद में, और दूसरा एक एडहॉक रिलीफ होता है। देखिए वो जो रिलीफ होता है ना, वो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए होता है। इन्होंने उस तर्ज के ऊपर, चूँकि MP स्केल की जो फिक्स्ड जो है वो इनकी सैलरी है, तो इन्होंने वो रिलीफ भी इनके मेरा ख्याल DG फाइनेंस ने या डायरेक्टर फाइनेंस ने इनको गलत मशवरा दिया है। तो अब हालत ये है, ये गलत काम हुआ है और हमने ये चेक किया है, ये सारा कुछ हुआ है। इन्होंने सैलरी ये ड्रा भी करवाई है। तो अब ये नोटिफिकेशन हो गया, ये मतलब कब से ड्रॉ करेंगे, या इस पे कोई काबीना ने नोटिस लिया है या किसी और अथॉरिटी के नोटिस पे आई है ये बात? देखें अभी अथॉरिटी के नोटिस में तो आ चुकी है। मैंने कल कामरान अफजल साहब जो सेक्रेटरी कैबिनेट है उनको भेजा है। और जहाँ तक इनकी अपनी बात है, ये ख़ुद इन्होंने किया है, इन्होंने कहीं से अप्रूवल नहीं ली, ये हमने अपने ज़राए से चेक किया है। तो डेफिनेटली ये केस हमारी जो तरीक़ाकार है पाकिस्तान में, कैबिनेट कमेटियों में गया, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गया, उसका डिसीजन क्या होता है, उसका डिसीजन भी इस तरह ही हमें मुंतज़र रहना चाहिए जिस तरह बाकी फैसले आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये मेंबरान को खुद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे कि इनके साथ क्या होगा। जिस तरह कि हम इस फोरम पे बैठे बात कर रहे हैं, हम क्वेश्चन मार्क्स लगा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये मतलब ये उन्होंने अपने आप को ही बेसिकली नवाज दिया। इसका एक्चुअल तरीकाकार क्या होता? मतलब अगर इन्हें तनख्वाहों में इजाफा चाहिए भी था तो ये क्या करते, और फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, और क्या पास्ट में कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि पहले भी ऐसा हो चुका हो तो अब भी कर सकते हैं? देखिए पास्ट में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर इन्हें अपनी सैलरीज में कमी महसूस होती थी, उसका तरीकाकार बड़ा ही वाज़ेह है। मेरी इस हवाले से कल साबिक चेयरमैन नेपरा से भी बात हुई है, तो उसका कैबिनेट को भेजते हैं अपनी समरी बनाकर। तो कैबिनेट ही चूँकि इनकी अलाइन मिनिस्ट्री भी है,
और कैबिनेट के ज़रिए ही चीज़ें पीएम को जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चारों मेंबरान और चेयरमैन नेपरा की सैलरी को रिवाइज कर सकते हैं अगर वो मुनासिब समझें तो। लेकिन जो बाकी नीचे डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वहाँ पर पूरी की पूरी इन्होंने पता नहीं कितना स्टाफ इंडक्ट तो फाइनली सैफ ये बता दें 32 लाख और ये 29 लाख का जो हमने फिगर ये इस्तेमाल किए हैं, ये अभी प्रपोजल्स हैं या फिर ये अब डन हो चुके हैं, ये फाइनल हो चुके हैं? ये प्रपोजल नहीं है, ये सैलरी ड्रा करवा रहे हैं, ये ले रहे हैं, इनकी पॉकेट में जा रही है, ये खर्च कर रहे हैं। तो कब से लागू हुई है ये? तकरीबन 2024 से, जो हमारे जराए ने हमें बताया कि 2024 से, मतलब वो बैकडेटेड होगा ना? ओके, 2024 से ये इम्प्लीमेंट है। ठीक है, शुक्रिया जी। अच्छा, ये बड़ी मज़ेदार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं सैफ, उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई कमी महसूस होती हो अपनी सैलरी में तो वो ये कर ले। मुझे हंसी आ रही है, मतलब कोई होगा जो इत्मीनान होगा जिसको अपनी सैलरी पे, क्या मगर कोई होगा जिसको अपनी ही तनख्वाह खुद बढ़ाने का इख्तियार होगा। इनको है, आई लव इट, ये अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चैंपियंस ट्रॉफी आपको पता है तैयारियां उरूज पर है माशाल्लाह, एंड इट इज़ अ वेरी बिग डील, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे नहीं पता कि मैं ये सोच रहा था, बैठ के बाकायदा सोच रहा था कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, एंड इट हैज़ टेकन अस अ वेरी लॉन्ग टाइम एज वेल। मतलब हमने बहुत ही मुश्किल वक्त भी गुजारा है। जब आपको पता है पहले तो मुकाबले होते थे, फिर सब कुछ ख़त्म हो गया, रुक गया, हालात, वाक़यात, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीमों ने आना शुरू किया, और कोई भी टीम आती थी किसी भी मुल्क से, हम दीवाने हो जाते थे और हमें लगता था कि हाँ, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट स्टेप, दिस इज़ गोइंग टू बी दैट स्टेप। एंड ये छोटे छोटे कदम ही उठाए हमने, और हम आज माशाल्लाह पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC का इतना, एंड देन दे वन एंड दे मेड अस ऑल प्राउड, और हम पागल हो गए थे। I remember we were still doing that show. we were doing this show and then eventually we had Sarfaraz on the show as well. Yes. और वैसे तो आपको पता है ना, जो winners हो वो हमारे साथ तो हमारे पास तो आते ही हैं, but what a moment this was, and I'm just getting goosebumps and thinking कि सोचो इस पर भी हो। मैं तो सरफराज के घर पहुंचा था उसी रात जिस दिन ये लैंड किए थे ट्रॉफी लेने के लिए, देखने के लिए। अच्छा जी, ओके, कल इज द बिग डे जब ICC चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगा। पहला मैच ऑफ कोर्स हमारा होगा कल सुबह, उसकी बात कर लेंगे क्योंकि दोपहर को मैचेस तो स्टार्ट होने हैं। विल सी यू टुमारो।